भारत कई राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न राज्य मगध था, जिसका शासक बिंबिसार अपनी साम्राज्य विस्तार नीति की वजह से ज्यादा राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहता था। यही कारण था कि मगध राज्य की राज सीमाएं भारत के मध्य, पूर्व और उत्तर पूर्वी हिस्से तक फैली हुई थी। इसके बाद वर्ष 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके बाद से भारत के समस्त उत्तर पश्चिमी राज्यों में उथल पुथल और अराजकता फैल गई। सिकंदर के भारत आते वक्त मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। धनानंद के पास काफी खजाना था और एक बड़ी सेना मौजूद थी, जिसमें करीब 20,000 घुड़सवार, 2 लाख सिपाही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी भी शामिल थे। शायद यही कारण था कि सिकंदर के लिए कई सारे युद्ध करके थकी हुई उसकी सेना ने भारत में और आगे कोई भी युद्ध करने से मना कर दिया और वापस लौट गई। चाणक्य के जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि उनके जन्म के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो पुरानी कहानियों में और कथाओं से मिलती है, न कि किसी हिस्टोरिकल सोर्स से। चंद्रगुप्त का उदय, खासकर उसकी जाति, आज भी पता नहीं की जा सकी है। कई सारे बुद्ध, जैन और बाकी ग्रंथ इस बारे में अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। उसे कई बार क्षत्रिय मौर्य वंश का माना जाता है, क्योंकि जहाँ वो लोग बसते थे वहाँ बड़ी संख्या में मोर पाए जाते थे, इसीलिए उसे मौर्य या मौर्य कहा गया। वहीं दूसरी तरफ जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को मयूर पोशाक बनाने वाले गांव के मुखिया की बेटी का पुत्र माना गया है। इसके अलावा विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषाल और कुलहीन कहा गया है, जो चंद्रगुप्त के किसी अज्ञात परिवार से होने का संकेत करते हैं। चंद्रगुप्त बचपन से ही काफी महत्वाकांक्षी था और शुरुआत से ही शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के रास्ते और माध्यम ढूंढता रहता था। उसकी ये इच्छा शायद उसकी बुरी परिस्थितियों का ही नतीजा थी। वो अपने वंश के खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहता था और स्वयं को एक सफल क्षत्रिय के रूप में स्थापित करना चाहता था। इतिहास में कहीं कहीं पर उसे धनानंद का संबंधी भी बताया जाता है, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त के मन में अपने राजकुमार होने का अधिकार लेने की बात जरूर आई होगी। या फिर भले ही वो किसी साधारण परिवार से था, लेकिन उसके अंदर सत्ता हासिल करने की चाहत बसी हुई थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इससे ये साबित हो जाता है कि चंद्रगुप्त ने शुरू से ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। चंद्रगुप्त को ये बात अच्छे से मालूम थी कि उसके सत्ता हासिल करने की राह में उसे कई शक्तिशाली राजाओं से युद्ध करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने सबसे पहले अपना ध्यान सैन्य कौशल को सीखने और समझने में लगाया। मान्यता तो ऐसी भी है कि वो सिकंदर से मिलने गया था और उसकी सेना में शामिल होकर युद्ध नीति और कौशल को बारीकी से समझना चाहता था। इतिहासकार जस्टिन और प्लूटर्च के अनुसार चंद्रगुप्त सिकंदर से मिलने गया था, लेकिन ये मीटिंग उसकी सोच से उल्टी पड़ गई। उसे खुद वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रगुप्त के जीवन की शुरुआत कैसी थी। ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि चंद्रगुप्त को अपने विजनरी मंत्री चाणक्य पर बहुत भरोसा था। वो उसके लिए सबसे ज्यादा विश्वास पात्र गुरु और मार्गदर्शक था, जिसने सिर्फ चंद्रगुप्त के जीवन को दिशा ही नहीं दी, बल्कि मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त के हाथों पूरे भारत के सबसे विशाल साम्राज्य के रूप में भी दिया। विष्णुगुप्त चाणक्य ने भारतीय राजनीति का पूरी तरह से दोबारा निर्माण करके उसे एक नया आकार दिया। इससे पहले एक छत्र के रूप में और बाद में तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य के रूप में चाणक्य ने सिकंदर के आक्रमण से होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल और अराजकता को काफी नजदीक से देखा और महसूस किया था। इस उठापटक को देखकर चाणक्य के मन में भारत में एक स्थायी केंद्र साम्राज्य स्थापित करने का विचार आया होगा, जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को देश में घुसने न दे और देश में एक निष्पक्ष कानून की स्थापना करे। लेकिन कई सारे छोटे छोटे राज्यों और राजाओं के देश में मौजूद होते हुए ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उस समय मगध सबसे ताकतवर और विशाल राज्य था, इसीलिए चाणक्य ने वहाँ धनानंद से इस बारे में बात करना चाहिए। लेकिन उस राजा ने चाणक्य को कुरूप और काला कहकर भरी सभा में उसका अपमान किया, जिसकी वजह से चाणक्य ने सबसे पहले इस घमंडी राजा और उसके वंश को मगध के सिंहासन से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया।
उस समय मगध के पास सबसे शक्तिशाली सेना और संसाधन थे। से अलग किया, जिसमें सबसे जरूरी उसके मंत्री राक्षस को नियंत्रण में लाना था। विशाखदत्त द्वारा लिखी गई एक संस्कृत नाटिका मुद्रा राक्षस में इस बात का उल्लेख किया गया है। आखिर में दोनों सैन्य और असैन्य तरीकों का प्रयोग करके चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के राज सिंहासन को जीतने में कामयाब हो गया। हालांकि ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि क्या धनानंद उस युद्ध में मारा गया या जान बचाकर कहीं और भाग गया। राज सिंहासन पर विराजने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार पर लगाया। मौर्य सेनाएं भारत के पश्चिमी तट और दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गई। इतिहासकार प्लूटार्च के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे देश में सीमाओं पर करीब 6000 सैनिक तैनात कर दिए। इसके बाद चंद्रगुप्त ने भारत में सिकंदर के सामंत सेलेक्योस निकेटर से युद्ध किया ताकि अपनी भूमि पर वापस अधिकार करके यूनानी शक्ति का प्रभाव कम किया जा सके। वर्ष 301 ईसा पूर्व में ये युद्ध एक समझौते के साथ समाप्त हुआ। चंद्रगुप्त ने युद्ध के बाद एराकोसिया यानी अफगानिस्तान में कंधार, ग्रेडोसिया यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान और प्रोपेमिसडाई यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। कहानियों की माने तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके साथ ही एक यूनानी राजदूत को मौर्य दरबार में जगह देने का भी निर्णय किया गया, जिसके बाद मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में मौजूद मौर्य दरबार में शामिल हो गया। वहां रहकर उसने मौर्य शासक के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, जो अब मौजूद नहीं है। हालांकि उसकी कई कोटेशंस दूसरे यूनानी इतिहासकारों की पुस्तकों में देखने को मिल जाती हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त को वृषाल कहा गया है, जिसका प्रयोग उन क्षत्रियों के लिए किया जाता है जो ब्राह्मण नियम और धर्म से विचलित हो चुके हों। कई ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स और कहानियां सुनने को मिलती हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। कर्नाटक में स्थित एक अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त एक जैन संत भद्रबाहु के संपर्क में थे। शायद उसने अपना राज्य और राजधर्म त्याग कर अपना बचा जीवन किसी सन्यासी की तरह भद्रबाहु के मार्गदर्शन में बिताने का फैसला किया और अंत में संलेखन व्रत करके अपने प्राण त्याग दिए।